नमस्कार दोस्तों, आज आपका आधुनिक भारत के अगला अध्याय में स्वागत है। यह भारत के संवैधानिक विकास का भाग 2 है। इससे पहले जिन लोगों ने इसका भाग 1 नहीं पढ़े, कृपया उसे देख लें, जो इससे पहले क्लास में इसके भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम वीडियो बनाया गया है। तो देखा जाए, आज हम लोग देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास का अगला अध्याय क्या था। थोड़ा समझेंगे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 1600 ईस्वी में पूर्वी क्षेत्र अर्थात भारत में जब व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है, वह व्यापारिक कंपनी से प्रशासनिक क्षेत्र पर चलाता है और धीरे धीरे एक क्रांति होता है, एक आंदोलन होता है, एक सैनिक विद्रोह जो 1857 के क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस सैनिक विद्रोह के बाद क्या होता है, प्रशासन में बहुत बड़ा चेंज किया जाता है। जो पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन था, उसके शासन को समाप्त कर दिया जाता है। इस सैनिक क्रांति, इस प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद क्या किया जाता है, कंपनी के शासन को हटाकर सीधे इसका शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है। यानी अब है 1857 के क्रांति के बाद का जो शासन है वह ब्रिटिश के क्राउन के हाथ में सौंप दिया जाता है। इसका नियंत्रण वहाँ के राजा के द्वारा, वहाँ के क्राउन के द्वारा किया जाता है। तो उसके बाद जो भी नियम आए, जो भी नियम कानून बनाए गए, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, वह अधिनियम के नाम से जाने लगा। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। आखिर वो 1857 के क्रांति होने के बाद वो कौन कौन से नियम कानून, कौन कौन से बदलाव लाए गए, उन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो देखा जाए, यह चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। तो पहला जो अधिनियम है वो 1857 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या था, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या था, कंपनी के शासन को समाप्त कर क्राउन को सीधा शासन दिया गया था। इसमें क्या कर दिया गया, 1857 के क्रांति होने पर जो एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा क्रांति था जिसका सामना अंग्रेजों को करना पड़ा, इसके बाद क्या किया गया, जो कंपनी के अंडर में शासन था उस शासन को क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर हटाकर क्राउन को सौंप दिया गया। तो यह सबसे बड़ा बदलाव आया कि क्राउन को सीधा शासन सौंप दिया गया। यानी अब कंपनी का संचालन क्राउन के द्वारा, यानी ब्रिटिश के राजा रानी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद क्या है, भारत सचिव का पद। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी के नियंत्रण के लिए, कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इसके तहत वह क्या करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में क्या करती थी, काम करवाती थी, उसके रूल्स रेगुलेशन बनाती थी। तो अब क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल ऑफ बोर्ड की स्थापना की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अब कंपनी का शासन भारत से हटा दिया जाता है। तो इसके तहत जो भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल ऑफ बोर्ड की स्थापना की जाती है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद भारत में एक सचिव, भारत सचिव का पद नियुक्त किया जाता है। यह भारत सचिव पद ब्रिटेन में पद स्थापित किया जाता है। कौन सा, भारत सचिव का पद। तो देखेंगे क्या था यह भारत सचिव जो पद था, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। जब ब्रिटेन में भारत को शासन को चलाने के लिए भारतीय सचिव, भारत सचिव का स्थापना किया जाता है, इस सचिव के परिषद में 15 सदस्य को इसके परिषद में शामिल किया जाता है। तो क्या होता है, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद में शामिल किया जाता है। किसमें, भारत सचिव का जो पद नियुक्त किया गया था ब्रिटेन में, उसके लिए। उसके बाद क्या होता है, सचिव के ऑफिस का व्यय भारत से होम चार्जेज के रूप में लिया जाने लगा। यानी जो भारत सचिव का पद नियुक्त किया गया था, बोला गया कि यह जो सचिव पद है यह भारत के लिए बनाया गया है, यह भारत के देखभाल के लिए, वहाँ के नियम कानून को संचालन करने के लिए बनाया गया है। इसलिए जो इस भारत सचिव के पद होगा,
जो इसका संचालन यहाँ हो रहा है, इसका खर्च का व्यय भारत से लिया जाएगा। वही भारत सचिव के पद का खर्च जो भारत पर लादा गया वही होम चार्जेज के नाम से जाना जाता है। तो यह जो होम चार्जेज था यह किस लिए लगाया गया? इसलिए लगाया गया, उसका कहना था कि यह भारत सचिव का पद भारत के लिए काम करता है, भारत के बारे में सोचता है, इसलिए इसका खर्च भारत से लिया जाएगा, व्यय भारत पर किया गया था। यही होम चार्जेज के रूप में जाना गया, जिसका व्यय भारत से लिया गया। उसके बाद क्या हो गया कि पहले 1858 के क्रांति 1857 के क्रांति से पहले जितने भी एक्ट आए, जितने भी चार्टर एक्ट आए, उसमें क्या थे? गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के बाद जब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, उसके बाद वहाँ को क्राउन को सौंप दिया गया। तो जो पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे, उस गवर्नर जनरल के पद को हटाकर अब क्या कर दिया गया? वाइसराय को नियुक्त किया गया। वाइसराय का मतलब हो गया कि राजा रानी का प्रतिनिधि। तो इस तरह से अब गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वाइसराय नियुक्त किया गया। तो जो प्रथम वाइसराय हुए वह कौन हुए? कैनिंग हुए। यही भारत के गवर्नर जनरल के पद पर थे। उसके बाद इन्हीं को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वाइसराय में परिवर्तन कर दिया गया। प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 1858 के भारत सरकार अधिनियम में 2-3 पॉइंट। पहला हम लोगों ने क्या देखा कि कंपनी के शासन को हटाकर क्राउन को सौंप दिया गया। दूसरा हम लोगों ने देखा कि भारत सचिव का पद नियुक्त किया गया। तीसरा हम लोगों ने देखा कि इसके लिए जो भी व्यय थे, जो खर्च हो रहा था, जो होम चार्जेज के रूप में जाना जाता, उसका खर्च व्यय भारत को सौंपा गया, यानी भारत पर लादा गया कि यह खर्च भारत के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि यह जो है भारत के लिए काम करती है, भारत के बारे में सोचती है। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि गवर्नर जनरल का पद हटाकर उसको वाइसराय किया गया और प्रथम वाइसराय कैनिंग हुए, जो क्या थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद अगला देखते हैं 1861 का अधिनियम। यह क्या था? इस अधिनियम में क्या किया गया? पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। हम लोगों ने क्या देखा कि पहले गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में पहले 4 सदस्य की नियुक्ति की गई, फिर उसके बाद यह 4 सदस्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखने को मिला। फिर क्या हो गया? 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट में इस 4 सदस्य की जगह गवर्नर जनरल के परिषद में 3 सदस्य को नियुक्त किया गया। फिर क्या किया गया? फिर जब हम लोगों ने देखा कि लास्ट वाले अधिनियम में फिर 3 के बाद क्या कर दिए गए? फिर एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया था जो मैकाले था, तो फिर से 4 हो गया। और उसके बाद 1861 के अधिनियम में फिर एक जोड़ा गया, तो क्या हो गया? पुनः एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, तो फिर से यह क्या हो गया? 5 हो गया, यानी 5 को जोड़ा गया और एक गवर्नर जनरल का पद, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस तरह से पुनः एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया। ये 5 हो गए सदस्य और 1 हो गए गवर्नर जनरल, तो उसके परिषद में टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस तरह से एक विधि सदस्य को और नियुक्त किया गया जो 5वें के रूप में जाना जाता। उसके बाद क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, विधानसभा की स्थापना। यह ऐसा अधिनियम था 1861 का अधिनियम जिसमें विधानसभा की स्थापना की गई। तो यह ध्यान में रखेंगे कि अगर विधानसभा जो राज्यों में लागू है, विधानसभा की स्थापना की बात की जाए तो यह 1861 के अधिनियम के तहत पहले बार क्या देखने को मिला? विधानसभा जो प्रांतों में लागू किया गया। तो इससे क्वेश्चंस अगर पूछा जाए कि विधानसभा की स्थापना का श्रेय किस अधिनियम से है, तो 1861 के अधिनियम से इसका जुड़ाव है। उसके बाद देखेंगे कि वाइसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 और 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार हो गया। यानी वाइसराय अब क्या कर सकता है? अपने कार्यकारी परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। यह अधिकार वाइसराय को दिया गया। तो हालांकि इससे क्वेश्चंस कम पूछा जाता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में ध्यान में रखेंगे कि इसमें वाइसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने कार्यकारी परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12
सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1861 अधिनियम में एक दो पॉइंट देखे। पहला देखें कि एक विधि सदस्य, पुनः एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विधानसभा के गठन का जो प्रावधान था जो लाया गया वह 1861 के अधिनियम से ही जुड़ा हुआ है उसका। उसके बाद हम लोग आएंगे इसमें और क्या किया गया। एक और इम्पॉर्टेंट, वायसराय को कुछ निकट नहीं कुछ विकट परिस्थितियों में अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया। यानी कहने का मतलब कुछ अगर विकट परिस्थिति है, कुछ अगर जरूरी है तो उस कंडीशन में वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह अध्यादेश ला सकता है। तो क्वेश्चन से यह भी पूछा जाता है कि अध्यादेश लाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दिया गया। तो यह 1861 का अधिनियम था जिस अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया। यह वही अध्यादेश था जिस प्रकार से अभी ये 6 से 7 सप्ताह के लिए जो रूल था उसी तरह का वहाँ पर प्रावधान लाया गया, वायसराय को अध्यादेश। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला है 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या क्या देखने को मिला। इसमें कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 की नियुक्ति का अधिकार मिला। यानी इससे पहले जो 1861 का अधिनियम था उसमें वायसराय को 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य की जो नियुक्ति का अधिकार था इसमें थोड़ा उसको बढ़ा दिया गया। इसमें क्या कर दिया गया, अब वही वायसराय कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। यानी उसके कार्यकारी परिषद में अब 10 और मैक्सिमम 16 लोग को भी नियुक्ति कर सकता है। यह प्रावधान वायसराय को 1892 के अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ। तो ध्यान में रखेंगे। अगला है निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ। यह भी इंपॉर्टेंट है, VVI है, इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि निर्वाचन पद्धति का जो प्रारंभ किया गया यानी चुन कर भेजने का, वह प्रथम जो प्रारंभ किया गया किसमें, 1892 का अधिनियम में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। यानी इसके बाद क्या किया गया, निर्वाचन के द्वारा लोगों को चुनना प्रारंभ किया गया। उसके बाद क्या है, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें क्या किया गया, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। हालांकि इसमें उनको मत का अधिकार नहीं दिया गया, यानी वह वोटिंग नहीं कर सकते थे। सिर्फ अपना क्या कर सकते हैं, कोई सार्वजनिक विषय पर, सभी विषय पर नहीं, ओनली सार्वजनिक विषय पर वह क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार दिया गया। तो 1892 के अधिनियम में यह ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद इनसे एक दो बिंदु कौन कौन से पढ़े हम लोग। इसमें क्या किया गया, पहला कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कार्यकारी परिषद में व्यक्ति को शामिल करने का अधिकार दिया गया वायसराय को। उसके बाद क्या किया गया, इसमें निर्वाचन पद्धति का पहली बार प्रारंभ इसी अधिनियम से किया गया। उसके बाद क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को पहली बार सार्वजनिक विषय पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1909 का अधिनियम हम लोगों ने 3 पढ़ा, ध्यान में रखेंगे। पहला 1858 का अधिनियम, दूसरा 1861 का अधिनियम और तीसरा 1892 का अधिनियम। ये 3 ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे पूछा जाए कि इस सभी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न हर एक एग्जाम में, अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो अधिकतर एग्जाम में यह पूछा हुआ मिलेगा। तो अगला हम लोग देखा जाए 1892 के बाद 1909 का अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले उस टाइम क्या थे, भारत सचिव थे, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे। तो ध्यान में रखेंगे, यह मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। तो वही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 का अधिनियम, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसमें क्या किया गया, विधानमंडलों की आकार शक्ति में वृद्धि किया गया। यानी जो विधानमंडल में के है उसके क्या क्या आकार शक्ति में, यानी उसके सीटों की संख्या को बढ़ाया गया। किस में, 1909 का मार्ले मिंटो अधिकार में। इसमें क्या किया गया कि जो विधानमंडल का जो आकार था, शक्ति था, उसमें थोड़ा उसको बढ़ाया गया, उसको और
क्षेत्रों से चुनकर आने जाने का प्रावधान दिया गया, यानी उसके सीटों की संख्या को भी इसमें बढ़ाया गया। तो यह ध्यान में रखेंगे कि विधानमंडल के आकार शक्ति में वृद्धि मॉर्ले मिंटो के सुधार में लाया गया, यानी इसके जो पहले अधिकार था, आकार था, शक्ति था, उसमें थोड़ा उसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या हो गया, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें क्या हो गया, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा कौन 1892 का अधिनियम, इसमें भारतीयों को केवल सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया, इसमें सिर्फ सार्वजनिक नहीं क्या कर सकते हैं वह 1992 का अधिनियम में सिर्फ वार्षिक बजट पर, यानी वार्षिक बजट पर उसमें जो था सार्वजनिक विषय को शामिल नहीं किया गया था। सिर्फ वार्षिक बजट पर क्या कर सकते हैं, भारतीय बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं 1892 का अधिनियम में। लेकिन 1909 के मार्ले मिंटो में वह सार्वजनिक विषय पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं और बहस कर सकते हैं, यह अधिकार दिया गया उनको 1909 के मार्ले मिंटो में। तो ध्यान में रखेंगे सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार किसमें दिया गया, मार्ले मिंटो में। उसके बाद है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट दिया गया। में क्या हो गया कि मुस्लिम पृथक निर्वाचन, यानी जो मुस्लिमों का है, इसमें जो मुस्लिम और हिंदू के बीच जो पृथक जो विभाजन हुआ उसकी रेखा को यह और बढ़ा दिया। इसमें क्या हो गया कि मुस्लिमों को आरक्षण सीट का प्रावधान किया गया। 1909 के अधिनियम जो मार्ले मिंटो अधिनियम है, इसको हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का जनक वाला अधिनियम भी कहा जाता है, यानी यह हिंदू मुस्लिम के बीच की रेखा को और गाढ़ा कर देता है, यानी उसके बीच जो अंतर रहता मतभेद को और यह बढ़ा देता है। कौन, जो मुस्लिम के लिए क्या होता है, जो आरक्षित सीट प्रावधान होता है। तो इसलिए उसको मार्ले मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता का जनक वाला अधिनियम भी संबोधन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 1909 के अधिनियम में एक दो तीन पॉइंट देखे। क्या क्या देखें, पहला देखे कि इसमें विधानमंडलों के आकार शक्ति में वृद्धि किया गया। दूसरा हम लोगों ने देखा इसमें भारतीयों को अब सार्वजनिक विषय पर भी प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया। और तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था, इसमें मुस्लिम के लिए आरक्षित सीट का प्रावधान किया गया, इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिकता जनक वाला अधिनियम से भी संबोधन किया जाता है। तो 1909 देख ली। अब अगला हम लोग देखते हैं 1919 का अधिनियम, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉन्टेग्यू उस टाइम भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। तो ध्यान में रखेंगे यह दोनों का क्या है, मॉन्टेग्यू सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। तो यह क्या सुधार था, इस पर अब ध्यान देंगे। इसमें क्या किया गया, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्र में क्या क्या, द्विसदन। जिस तरह से आज क्या है भारत में द्विसदनीय व्यवस्था, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो ठीक उसी प्रकार की एक व्यवस्था द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। जो पहला क्या था, उच्च सदन, उच्च सदन जो काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना गया, और तीसरा था केंद्रीय विधानसभा। जो उच्च सदन है जो आज राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, और केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा के रूप में जाना जाता है। जिस टाइम इसमें केंद्रीय द्विसदन की व्यवस्था हुई थी, उस टाइम उच्च सदन में लोगों की संख्या 60 थी और इसमें 144 को व्यक्ति को रखा गया था। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। जो क्या किया गया, 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। उसके बाद कौन कौन था, उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा को काउंसिल ऑफ असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 144 और उच्च सदन में 60 को रखने का प्रावधान किया गया। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध और द्विसदन यह दोनों अलग है, आप दोनों को कभी एक ना करें। ध्यान में रखें कि यह केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, जो आज की व्यवस्था है लोकसभा राज्यसभा, उस प्रकार के द्विसदनीय व्यवस्था, और प्रांतों में द्वैध शासन। यह द्वैध यानी डिवीजन, द्वैध शासन यानी इसमें डिवीजन किया गया, उसमें बांटा गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन क्या क्या था, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। यह जो आरक्षित था यह वायसराय अपने कार्यकारी परिषद में रखता था। यह अपने वायसराय अपने द्वारा चुने हुए व्यक्तियों को उस कार्यकारी परिषद यानी आरक्षित वाले में नियुक्त करता था।
और उसे क्या करता था, उस पोस्ट पर नियुक्त करता था। तो जो आरक्षित वाला विषय था उसे वायसराय अपने पास रखता था, और जो हस्तांतरित विषय था जिसमें हस्तांतरित वह क्या करता था, चुनाव के द्वारा जो भारतीय लोग वहाँ जाते थे, जो भारत के सदस्य थे, उनको उस विषय पर दिया जाता था। तो इस विषय में, हस्तांतरित विषय में वो कौन कौन सा जो था इसमें रखा जाता था, किसको, सार्वजनिक को, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, यानी सार्वजनिक विषय को, ये सभी विषय को किस में दिया जाता था, यह हस्तांतरित वाले विषय में, यानी जिसका नेतृत्व भारत के लोगों द्वारा किया जाता था, यानी यह भारत को व्यक्तियों को सौंपा गया था। और आरक्षित विषय, खासकर इसमें वैसे विषयों को रखा जाता था जिसमें पैसों से लेन देन हो, राजस्व संबंधी हो, यानी पैसों और राजस्व संबंधी जो विषय थे, जो उस क्षेत्र थे, वह आरक्षित क्षेत्र यानी वायसराय अंग्रेज अपने पास में रखता था। तो इस तरह से वह प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया। और यह द्वैत शासन, जब आप समझ रहे होंगे कि आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया, आरक्षित है जो वह उत्तरदायी नहीं होता था, लेकिन जो हस्तांतरित जो भारतीयों को दिया गया था, जो भारतीयों के लिए था, वह उत्तरदायी होता था। जबकि शिक्षा स्वास्थ्य होते हुए भी यह क्या होता था, उसके प्रति उत्तरदायी होता था, इसका जवाब देना पड़ता था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, जो वायसराय के अंदर में कार्यकारी परिषद में था, वह उत्तरदायी नहीं होता था। तो किस तरह से यहाँ पर देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स क्या किए, दो तरह का नीति अपना के क्या किए, मतभेद और लूटने का, शोषण का नीति यहाँ पर अपनाते हैं। जो भी पैसे और राजस्व संबंधी विषय को अपने पास रखते हैं, और सार्वजनिक शिक्षा स्वास्थ्य जैसे प्रशासनिक विभाग को वह भारतीयों को देते हैं। तो यह सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरह से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, भारतीयों का शोषण करते हैं और यहाँ से धन को वहाँ पहुँचाते हैं। तो प्रांतों में द्वैत शासन देखने को हम लोग को मिल गया। अब आगे है, इसमें क्या किया गया, प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। यानी पहले जो है मतदान अप्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में इसमें क्या किया गया, प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया, यानी अब प्रत्यक्ष चुनाव किया जाने लगा। उसके बाद क्या है, सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी यहाँ पे दिया गया। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया, मुस्लिम को क्या किया गया, निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम सीट आरक्षित किया गया। उसी तरह का एक सांप्रदायिक चुनाव यहाँ पे सिखों को भी दिया गया। जिस तरह 1909 के पार्लियामेंटों में हिंदू और मुस्लिम के बीच के रेखा को गाढ़ा किया गया, यानी उसके बीच दूरियां को बढ़ाया गया, वही काम यहाँ पर भी किया गया कि क्या किया गया, सिखों को भी सांप्रदायिक चुनाव में दिया गया। यानी भारत को विभिन्न खंडों में बांटने का यह जो मंशा ब्रिटिश का था, वह स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो ध्यान में रखेंगे, जो सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी किसमें दिया गया, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, पहला देखें इधर से 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें हम लोगों ने 2-3 बिंदु देखा। पहला क्या देखा, केंद्र में द्विसदन और प्रांतों में द्वैत शासन। द्वैत शासन में क्या देखा, एक उत्तरदायी होते थे और एक उत्तरदायी नहीं होते थे। एक आरक्षित होते थे, वह जो आरक्षित होते थे वह वायसराय के कार्यकारी परिषद में वायसराय के द्वारा खुद से नियुक्त किए जाते थे, और जो हस्तांतरित होते थे वह भारत के लोगों को चुनाव करके वहाँ पर लाया जाता था। और उसके बाद प्रत्यक्ष चुनाव इसमें देखें कि किस तरह से प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। उसके बाद सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी यहाँ पे दिया गया। अगला अब हम लोग देखते हैं 1935 का अधिनियम। यह क्या था, इसमें अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो गया। यानी इस अधिनियम में भारत को राज्यों का संघ के रूप में ब्रिटिशर्स पहली बार स्वीकार करता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यानी विभिन्न राज्यों को मिलकर एक भारत का निर्माण हुआ है। यही अखिल भारतीय संघ का निर्माण, और 1935 का अधिनियम में ब्रिटिशर्स यह स्वीकार करता है कि भारत क्या है, यह एक अखिल भारतीय संघ है, यानी राज्यों का संघ है। यह पहली बार कब यह स्वीकार करता है, 1935 का अधिनियम में। तो यह ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है, भारत राज्यों का संघ है, अखिल भारतीय संघ के रूप में ब्रिटिशर्स कौन सा अधिनियम में स्वीकार किया, तो 1935 के अधिनियम में स्वीकार किया। उसके बाद क्या है
केंद्र स्तर पर द्वैध शासन, जो केंद्र स्तर पर था द्वैध शासन और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। देखिए इसमें क्या हुआ, 1935 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद समाप्त करके प्रांतों में स्वायत्ता कर दिया गया, यानी द्वैध शासन को समाप्त कर वह उसको खुद से स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया कि यानी अब प्रांत स्वतंत्र है, प्रांत यानी राज्य स्वतंत्र है अपने निर्णय को लेने के लिए। तो इस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और प्रांतों में स्वायत्ता यानी स्वयं डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। उसके बाद केंद्र स्तर पर द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर अब क्या कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि केंद्रों में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम में और केंद्रों में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। तो आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप उल्टा मार दिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर, और केंद्र में द्विसदन तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और केंद्र में द्वैध शासन कब हो गया, 1935 का अधिनियम में क्या किया गया, केंद्रों में भी द्वैध शासन अपनाया गया और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर समझे कि प्रांतों में कब द्विसदन आया, प्रांतों में कब द्वैध शासन आया और केंद्र में कब द्वैध शासन आया। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान देंगे, आप क्वेश्चंस जब भी आए तो उसको गलत नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, 3 प्रकार की सूचियां इसमें लाएगी। जिस प्रकार से आज हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में विभिन्न 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ, केंद्र और संघीय सूची। तो इसमें हर एक प्रकार के विषयों को रखा गया है, कार्य करने के विषय को शामिल किया गया, कौन राज्य के अंदर है, कौन केंद्र के अंदर है, कौन राज्य के अंदर। तो उसी प्रकार की जो व्यवस्था थी, सबसे पहले 3 प्रकार की सूचियों की व्यवस्था इस 1935 के अधिनियम के तहत में किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे यह जो सूचियां हैं 3 प्रकार की, वह व्यवस्था 1935 के अधिनियम में किया गया था। उसके बाद क्या है, संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक की स्थापना। यह जो संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की स्थापना है, यह कहाँ किया गया, सबसे पहले यह दिल्ली में किया गया। तो आप ध्यान में देंगे, आपको लग रहा हो कि आप तो इसके पहले क्लास में संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कलकत्ता में बताए थे, तो वह अलग था, यह अलग है। वह जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कलकत्ता में था, वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे और साथ में उसके 3 अन्य को नियुक्त किया गया था। लेकिन यह जो है संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1935 के अधिनियम में दिल्ली में किया गया। तो यह ध्यान में रखेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे, वह अलग था, यह अलग है। उसके बाद संघीय बैंक यानी आरबीआई। तो आरबीआई और संघीय न्यायालय की स्थापना यह 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है, इन सभी पॉइंट को, इन सभी विचारों को देखते हुए कुछ भारत के हित में था, कुछ भारत के हित में नहीं था, मोस्टली भारत के हित में नहीं था। इन सभी को देखते हुए नेहरू लास्ट में एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यह ऐसा व्यवस्था है, यह ऐसा नियम है कि जिसमें देखने से लगता है कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। यानी ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन ही नहीं है। तो यह कौन बोले हैं, नेहरू जी। क्या बोले हैं कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। यह किसने संबोधन कहकर संबोधन किया, नेहरू जी ने। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब आपके मन में एक बात यहाँ भी चल रहा होगा कि प्रांतों में द्वैध शासन है, यह वही द्वैध शासन तो नहीं है ना जिसका हम लोग कहाँ पढ़े थे, बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन के भी समय जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें भी द्वैध शासन आया था, जो 1765 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1772 ईस्वी तक रहता है। क्लाइव से स्टार्ट होता है और वारेन हेस्टिंग तक खत्म होता है। तो वह अलग था, वह बंगाल विभाजन, वह बंगाल विजय के जब चैप्टर में पढ़े थे तो उस समय जो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था वह अलग था, यह अलग है। लेकिन हालांकि उसी प्रकार का
मतलब मंशा वही है ब्रिटिशर्स का, वहाँ भी एक कर्तव्य का और अधिकार के रूप में बांट दिया गया था और यहाँ भी वही किया गया, यानी एक करच्छेद और हस्तांतरित, यानी पैसे से रिलेटेड सब्जेक्ट को अपने पास रखा और सार्वजनिक विषय जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक को वह भारतीयों को सौंप दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास को देखा, किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ, कौन कौन से रूल्स एक्ट बनाए गए, तो उसको अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे देखा और काफ़ी हद तक हम इसको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को समझाने का कोशिश किए हैं। आशा करते हैं आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा और कुछ कन्फ्यूजन अगर रह गया होगा तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और बाकी आप और भी दिक्कत हो रहा तो आप बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। तो देखा जाए कि आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास प्रथम क्लास और 2 क्लास में समाप्त कर दिए। अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस है उसे भी लेके आएंगे, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बनाने के बाद आपका यह चैप्टर काफ़ी आपके कंट्रोल में होगा। तो हमारे वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिनका आगामी एग्ज़ाम आने वाला है, जो जीके रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में यह उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।